नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के भरतपुर से होती है। भरतपुर में ही एक बजना नाम का गांव पड़ता है और इसी बजना गांव में रहने वाला करण करण जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। करण सिंह जो था वो ट्रक चलाया करता था और ट्रक चला करके वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। लेकिन करण के अंदर सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा दोष ये था कि वो शराब का आदी होता है और जुआ खेलने का भी आदी होता है। करण सिंह जो था वो ट्रक चला करके जितने भी पैसे कमाता था, उन सारे ही पैसों को वो जुए में उड़ा दिया करता था। जो भी बाकी के उसके पास पैसे बचते थे, उन पैसे से वो शराब पी लिया करता था। करण सिंह जो था वो महीने में 1-2 बार ही अपने घर पर जाता था और जब भी वो अपने घर पर जाता था तो फिर वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ हमेशा ही लड़ाई झगड़ा किया करता था। अब करण के परिवार में इसकी पत्नी भी होती है, जिस पत्नी का नाम रेखा होता है दोस्तों। अब जो ये रेखा थी, दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान महिला थी दोस्तों। लेकिन रेखा को सजने और संवरने का बड़ा ही शौक होता है। रेखा जो थी वो हर बार अपने पति को एक ही बात कहा करती थी कि जैसे ही अब की बार हमारी शादी का सालगिरह का दिन आएगा तो फिर आपको मेरे लिए एक सोने की चेन खरीदनी पड़ेगी। और इसका पति जो था वो भी इसे झूठा दिलासा दिया करता था कि जब भी हमारी शादी की सालगिरह इस बार आएगी तो फिर मैं तुम्हें पक्का एक सोने की चेन खरीद करके दूंगा। अब करण के परिवार में इसका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम कमल होता है। अब कमल जो कि इस गांव के अंदर अपनी एक किराने की दुकान पर काम किया करता था। किराने की दुकान बहुत अच्छी खासी चलती थी और कमल जो था वो अपने भाई से भी ज्यादा अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। अब कमल जो था वो एक ऐसा लड़का था जो कि महिलाओं में काफी ज्यादा रुचि रखा करता था। कमल के दुकान पर जो भी खूबसूरत महिला सामान खरीदने के लिए आया करती थी, कमल उसे हमेशा ही गंदी नजरों से देखा करता था। कमल को इस गांव की जो भी औरत पसंद आती थी वो उसको फ्री में घर का राशन पानी दे दिया करता था और फिर उसके बाद उस खूबसूरत महिला के साथ अपना वक्त बिता लिया करता था। वह सब कमल का यही काम रह गया था दोस्तों। अब आगे चल करके जो ये करण की पत्नी होती है रेखा, वो 3 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली रहती है, जिसके बारे में ना तो उसका पति जानता था और ना ही गांव का कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति जानता था। कुछ दिनों का वक्त बीत जाने के बाद एक ऐसी तारीख भी आ जाती है, एक ऐसा दिन भी आ जाता है दोस्तों कि एक दिन शाम के 4 बजे के आसपास का समय हो रहा था और रेखा जो है वो उस समय अपने पति के पास फोन करती है और अपने पति से वो कहती है कि आज तुम घर पर जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। करण भी कहता है कि तुम बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत करो, मैं आज जल्दी ही घर पर लौट आऊंगा। और इस तरीके से करण जो है वो अब हिम्मत करके शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास गाँव में पहुंच जाता है। करण जो है वो अपनी पत्नी रेखा से जाकर के मिलता है और कहता है कि ये तो आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए। और उसी समय रेखा जो है वो अपने पति से कहती है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है तो तुम तो मेरे लिए वो गिफ्ट लेकर के ही आओगे। अब इसके बाद जैसे ही करण अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो जो ये करण होता है वो अपनी पत्नी से यही कहता है कि देखो, फिलहाल तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं बस इतने ही पैसे कमा पाया हूँ जिससे कि हमारे घर का गुजारा चल सके, तो फिर मैं तुम्हारे लिए सोने की चेन फिलहाल तो नहीं खरीद सकता हूँ। अब जैसे ही महिला अपने पति की बात तो सुनती है तो फिर कहती है कि तुम ट्रक चला करके इतने अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो और तुम आखिर ये पैसे खर्च कहाँ करते हो। और उसी समय जो उसका पति होता है दोस्तों, वो कहने लगता है कि मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ उसमें मेरा खर्च भी तो शामिल होता है और बाकी के जितने पैसे बचते हैं वो तो पैसे मैं तुम्हें ला करके देता ही हूँ। लेकिन इसकी पत्नी रेखा जो है वो अपने पति को ताना देना शुरू कर देती है। रेखा अपने पति से यही कहती है कि जरूर तुम किसी और औरत के साथ अपना वक्त बिताते हो और उसी में ये तुम सारे पैसे भी लुटा कर आते हो। अब जैसे ही रेखा अपनी ये सारी बातें अपने पति से कहती है तो फिर पति को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और करण जो है वो उसी समय अपनी पत्नी पर थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। और ठीक उसी समय करण का छोटा भाई कमल भी घर पर आ जाता है। कमल ये देखता है कि उसके बड़े भाई और भाभी के बीच में घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। कमल जो है वो इस झगड़े को देख करके अब अपने बड़े भाई से जाकर के कहता है कि भैया फिलहाल आप बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में भाभी को समझा देता हूँ। और इस तरीके से दोस्तों करण जो है वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये कमल होता है वो अपनी भाभी रेखा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर के जाता है और फिर कमरे में ले जाने के बाद वो अपनी भाभी को समझाना शुरू कर देता है। लेकिन कमल जैसे ही अपनी भाभी को समझा रहा होता है दोस्तों, तो कमल जो है वो समझाते समझाते अपनी भाभी को कुछ अजीब ही तरीके से छूना शुरू कर देता है। और जैसे ही कमल अपनी भाभी को इस तरीके से छूता है तो फिर उसकी भाभी को भी इसका जो ये छूना था वो कहीं ना कहीं अच्छा लग जाता है। इसकी इन सारी हरकतों का उसकी भाभी भी विरोध नहीं करती है और इससे कमल की हद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद तो कमल जो है वो अपनी भाभी को और भी गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है।
और फिर वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, अगर भैया आपको सोने की चेन ला करके नहीं दे सकते हैं तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इसी समय शहर में जाता हूँ और आपके लिए वो सोने की चेन खरीद करके ला देता हूँ। अब दोस्तों, जो इसकी भाभी होती है रेखा, ये बात सुन करके बहुत खुश हो जाती है और रेखा जो है वो अपने देवर कमल से यही कहती है कि कमल, तुम तो मेरे पति से भी बहुत अच्छे खासे ज्यादा पैसे कमाते हो, तुमने तो पैसे भी जमा कर लिए हैं, लेकिन मेरा पति जितने पैसे कमाता है वो तो सारे ही पैसे औरतों पर खर्च कर देता है। लेकिन कमल कहता है कि ठीक है, आप अभी मेरे साथ पहले मार्ग शहर चलिए और फिर वहां पर जाकर के आपके लिए मैं एक चेन खरीद देता हूँ। और इसके बाद इसकी भाभी रेखा कहती है कि ठीक है, फिर मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन जो ये कमल होता है वो आज अपनी भाभी के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा कांड करने वाला था दोस्तों। अब इसके बाद जो ये कमल होता है उसी समय अपने बड़े भैया के पास, करण के पास फोन करता है और उससे कहता है कि भैया, मैं भाभी को लेकर के फिलहाल तो शहर में जा रहा हूँ, आज आप लोगों की शादी की सालगिरह है तो भाभी को कुछ कपड़े भी खरीदने हैं और कुछ घर के भी सामान खरीदना है। जैसे ही करण अपने छोटे भाई की बात को सुनता है तो फिर कहता है कि देखो कमल, तुम्हारे पास भले ही पैसे हैं और तुम अपनी भाभी को बिल्कुल शहर में ले जाकर के खरीदवा सकते हो और फिर वहां ले जाकर के तुम वो चीज खरीदवा दो जो वो खरीदना चाहती है। अब जैसे ही कमल अपने भैया की बात को सुनता है तो कहता है कि ठीक है, फिर मैं भाभी को लेकर के अभी शहर में जाता हूँ। लेकिन जो करण होता है वो भाई से सिर्फ एक ही बात कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम जल्दी से घर आ जाना। और इसके बाद दोस्तों, जो ये कमल होता है वो अपनी भाभी रेखा को लेकर के शहर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही कमल मोटरसाइकिल पर बैठा होता है अपनी भाभी के साथ, तभी से वो अजीब ही हरकत करना शुरू कर देता है और इसकी भाभी रेखा को भी ये सारी हरकतें जो थी वो पसंद आ रही थी। अब बातों ही बातों में कमल अपनी भाभी रेखा से कहता है कि भाभी, शहर में जाने के बाद कोई अच्छा सा होटल देख लेते हैं और होटल में कुछ अपना टाइम बिताते हैं। अब जैसे ही इसकी भाभी रेखा अपने देवर के मुंह से ऐसी बात सुनती है तो कहती है कि देखो, जितना हक मेरे पति का मुझ पर है उतना ही हक तुम्हारा भी मुझ पर है, क्योंकि तुम भी मेरे देवर लगते हो और देवर का हक तो वैसे भी भाभी पर जरूर होता है। तो चलो आज हम किसी होटल में चलते हैं और कुछ अपना समय बिता लेते हैं। और ये बात सुनकर के कमल भी खुश हो जाता है और रेखा भी खुश हो जाती है। लेकिन रेखा तभी अपने देवर से कहती है कि लेकिन तुम्हें मेरी गिफ्ट खरीदनी ही पड़ेगी, तभी मैं ये सब कुछ करूंगी। और इस बात के लिए कमल भी हामी भर देता है और इस तरीके से रेखा और कमल जो है वो पास के ही नजदीकी शहर में जाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये किसी होटल में जाते, होटल की तलाश करना शुरू करते थे और इनकी तलाश तब खत्म हो जाती है जब इन दोनों के लिए एक अच्छा सा होटल भी इन्हें दिख जाता है। और कमल जो है वो रेखा को लेकर उस होटल में जाता है और होटल के मालिक से जाकर के मिलता है, जिसका नाम अर्जुन होता है, जिसे वो कहता है कि हमें एक कमरा किराए पर चाहिए। और इसके बाद जो ये अर्जुन होता है एक कमरे की चाबी उसी समय कमल को पकड़ा देता है और फिर कमल जो है वो अपनी भाभी रेखा को लेकर के उस कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर दोस्तों, इन दोनों देवर और भाभी के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। कमल और रेखा दोनों ही मिलकर के अपनी अपनी इच्छाओं को इस तरह से पूरा कर रहे थे और वो तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक कि इनकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। और फिर जैसे इन दोनों का सारा ये काम खत्म होता है तभी भाभी अपने देवर से कहती है कि चलो अब बाजार मार्केट चलते हैं, वैसे भी अब हमें सोने की भी तो चैन खरीदनी है। तभी कमल कहता है कि ठीक है, फिर अभी ही हम चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसके बाद कमल और रेखा दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर होटल के मालिक से जाकर के मिलते हैं और फिर अर्जुन को कमरे के पैसे जो होते हैं वो दे दिए जाते हैं और फिर ये दोनों देवर भाभी जो है इस होटल से बाहर निकल जाते हैं। बीच रास्ते में ये कमल अपनी भाभी से कहता है कि चलिए पहले अपने लिए कुछ कपड़े आप खरीद लीजिए। और इस तरीके से दोस्तों, अब ये देवर और भाभी एक अच्छे से कपड़े की दुकान पर जाते हैं और कपड़े की दुकान पर जाने के बाद वहां से रेखा अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीद लेती है और फिर ये दोनों जो है वो एक रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं और वहां पर ये अच्छा सा खाना भी खाते हैं। लेकिन खाना खाते खाते जो इसकी भाभी रेखा होती है वो अपने देवर कमल से कहती है कि अब खाना खाने के बाद सीधे ही हम ज्वेलर की दुकान पर चलेंगे। अब कमल जैसे ही अपनी भाभी की बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, फिर चलिए अब वहीं पर चलते हैं। और इस तरीके से कमल और रेखा जो है वो दोनों ही सुनार की दुकान पर जाते हैं और फिर ये सुनार से जाकर कहते हैं कि हमें एक सोने की चैन लेनी है। अब वो जो सुनार होता है वो 3-4 सोने की चैन इस महिला रेखा के सामने रख देता है और रेखा जो है वो उन सोने की चैन में से एक सोने की चैन भी पसंद कर लेती है और ये जो चैन थी वो काफी ज्यादा कीमती थी, भारी थी। अब रेखा जो है वो सुनार से पूछती है कि इसकी कीमत कितनी है और तभी जो सुनार होता है ये बताता है कि ये 2 लाख रुपए की है, आप चाहे तो ले सकते हैं। अब जैसे ही कमल सुनार की बातों को सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और कमल अपने मन में ये सोचता है कि उसके तो अकाउंट में इतने पैसे नहीं है जितने की ये चैन है।
और इसके बाद कमल जो है वो अपनी भाभी का हाथ पकड़ लेता है और फिर इन्हें सीधे दुकान से बाहर लेकर के आ जाता है। कमल अपनी भाभी से कहता है कि चलो पहले बैंक के एटीएम में चलते हैं और फिर वहां से एटीएम से पहले हम लोग पैसे तो निकाल लें। और इसकी भाभी भी इस चीज के लिए मान जाती है और अब इस तरीके से भाभी और देवर जो है वो सीधे एटीएम पर जाते हैं। लेकिन वहां पर जाते ही कमल को इस बात का लालच आ जाता है कि आज उसके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। कमल जो है वो एटीएम के अंदर जाता है, कई कितने मिनट तक वो बाहर नहीं आता है और तभी इसकी भाभी कहती है कि क्या हुआ, जल्दी से पैसे निकालो, हमें चैन खरीदने भी तो जानी है। लेकिन तभी कमल ये कहता है कि भाभी एटीएम के अंदर भी तो आज पैसे है ही नहीं। और उस समय रेखा परेशान हो जाती है और फिर अपने देवर से कहती है कि पहले तुम अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस तो चेक करवा लो। और फिर इसके बाद जैसे ही कोमल अपना बैंक बैलेंस अपनी भाभी को दिखाता है तो फिर इसकी भाभी के होश उड़ जाते हैं। इसकी भाभी रेखा जो है वो बैंक बैलेंस में ये देखती है कि जो ये कमल है उसके पास तो मात्र 16,000 रुपए थे। अब रेखा को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने देवर को धमकाना और गालियां देना शुरू कर देती है। लेकिन उसी समय कमल जो है वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, 2-4 महीने में जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं आपके लिए सोने की चेन बिल्कुल खरीद दूंगा। लेकिन फिर भी इसकी भाभी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। रेखा कहती है कि चलो अब हमें सीधे घर पर चलना है। और इसके बाद कमल जो है वो अपनी भाभी को लेकर के अपने घर पर वापस आ जाता है। अब जैसे ही रेखा घर पर पहुंचती है तो फिर देखती है कि जो उसका पति है वो शराब के नशे में धुत होकर के एक चारपाई पर लेटा हुआ था और अपने पति को इस हालत में देख करके भी इस महिला को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब ये महिला जो थी वो सिर्फ एक ही बात के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसे वो सोने की चैन कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, क्योंकि अब इसे वो चैन बेहद ही पसंद आ गई थी और अब किसी भी कीमत पर उसे वो चैन चाहिए थी, चाहे उसका पति दिलाए, चाहे उसका देवर दिलाए या फिर वो कहीं से लाए। अब वो इसी चीज के बारे में लगातार सोचे जा रही थी। आज की रात जो ये रेखा थी उसे तो नींद भी नहीं आती है। इसी तरीके से जैसे ही ये पूरी रात गुजर जाती है तो फिर अगला दिन आ जाता है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा दोस्तों, और जो ये रेखा होती है वो पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। लेकिन रेखा का पति जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर के आओ, मुझे ट्रक लेकर के काम करने के लिए बाहर जाना है और फिर तुम्हें पता है कि मैं 1 महीने के बाद ही लौट करके आऊंगा। अब इसके बाद रेखा जो है वो अपने पति को खाना खिलाती है और अपने देवर कमल को भी खाना खिलाती है। अब जैसे ही करण खाना खाता है तो फिर वो उसी समय खाना खाकर घर से बाहर निकलता है और फिर अपना ट्रक लेकर के अपने काम पर वो निकल जाता है। दूसरी तरफ जो ये रेखा का देवर कमल होता है दोस्तों, वो भी अपनी दुकान पर खाना पीना खाकर जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तकरीबन आधे घंटे का वक्त बीत जाता है और उस समय रेखा अपने घर के कामकाज निपटा रही थी और तभी घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है और रेखा जाकर के जब घर का दरवाजा खोलती है तो रेखा ये देखती है कि उसके दरवाजे के सामने शांति देवी खड़ी थी। शांति देवी जो कि इसके ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला होती है दोस्तों। अब शांति एक ऐसी महिला थी जिसका चाल चलन और चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी शांति जो है वो उसके दोस्त थी तो उसे मिलने आई थी और इस तरीके से शांति और रेखा दोनों घर में बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देती है। और उसी समय जो ये शांति होती है वो अपने पड़ोसन दोस्त से कहती है कि रेखा मुझे एक सोने की अंगूठी खरीदनी है, तो ऐसा कर कि तुम मेरे साथ एक सुनार की दुकान पर चलना। अब जैसे ही ये बात वो रेखा से कहती है तो रेखा कहती है कि ठीक है फिर मैं आपके साथ बिल्कुल चलती हूँ। और इस तरीके से शांति और रेखा जो है वो दोनों ही इस घर से बाहर निकलती है और फिर एक सुनार की दुकान पर जा पड़ती है जिसका नाम राजपाल था। अब राजपाल दोस्तों एक ऐसा सुनार, एक ऐसा व्यक्ति था जो कि महिलाओं में काफी रुचि रखा करता था। राजपाल कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेकर महिलाओं से रिश्ते रखा करता था। अब जैसे ही ये दोनों राजपाल की दुकान पर जाती है तो राजपाल उस समय अपनी दुकान पर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था और फिर जैसे ही ये महिला रेखा राजपाल की दुकान के अंदर प्रवेश करती है और जैसे ही राजपाल की नजरें रेखा की खूबसूरती, उसकी जवानी और उसकी सुंदरता पर पड़ती है तो जो ये राजपाल होता है दोस्तों उसकी नीयत अब रेखा पर खराब हो जाती है। अब राजपाल अपने मन में यही सोचता है कि इतनी खूबसूरत महिला तो मैंने आज से पहले कभी देखी नहीं है, तो क्यों ना इस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए। लेकिन रेखा भी कहाँ कुछ कम थी, रेखा इससे भी 4 कदम आगे होती है। अब इसके बाद जो ये राजपाल होता है ये दूसरी महिला शांति से पूछता है कि बोलिए भाभी जी आपको क्या चाहिए। तभी जो ये शांति होती है ये कहती है कि मुझे एक सोने की अंगूठी लेनी है तो वो दिखा दीजिए, मुझे वही लेना है। अब दोस्तों ये जो राजपाल सुनार होता है वो उसी समय 3-4 सोने की अंगूठियां शांति के सामने रखता है। जो शांति देवी होती है उन अंगूठियों में से एक सोने की अंगूठी जो है वो पसंद कर लेती है और फिर जो ये शांति होती है तभी इस राजपाल सुनार से कहती है कि देखिए अंगूठी तो मैंने पसंद कर ली है, लेकिन इस सोने की अंगूठी की जितनी भी कीमत बनती है वो सारी कीमत वसूल करने के लिए तुम्हें रात को मेरे घर पर आना होगा। अब ये राजपाल सुनकर के मुस्कुरा देता है, फिर शांति से कहता है कि ठीक है फिर तुम किसी बात की फिक्र मत करो,
तुम ऐसा करो कि ये अंगूठी लेकर के जाओ और रात के समय खुद ही मैं इसकी कीमत वसूल करने के लिए तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। अब ये बात सुनकर के शांति भी खुश हो जाती है और ये सुनार भी खुश हो जाता है, लेकिन पास में ही रेखा भी बैठी थी। रेखा जैसे ही इन दोनों की बातों को सुनती है तो जो ये रेखा होती है वो एकदम से ही शॉक रह जाती है। रेखा अपने मन में यही सोच रही थी कि ये जो सुनार है वो तो एक रंगीन किस्म का व्यक्ति है, और अगर मैं इस व्यक्ति को ही अपने जाल में फंसा लूं तो ये तो सबसे अच्छी बात रहेगी। अब ये उसे सोने के गहने दे सकता था। इस तरह के ख्याल जो है वो अब रेखा के मन में आने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद शांति जो है वो रेखा से कहती है कि चल अब घर पर चलते हैं, और इस तरीके से दोस्तों शांति जो है वो सोने की अंगूठी लेकर के अपनी इस पड़ोसन रेखा के साथ वापस से अपने घर के तरफ लौट आई थी। लेकिन बीच रास्ते में रेखा जो है वो शांति से कहती है कि शांति, ये जो सुनार है ये तो काफी रंगीन मिजाज का इंसान है। तभी जो शांति होती है वो कहती है कि ये रंगीना जरूर है, ये मुझे सोने की अंगूठी या फिर सोने गहने देता है और मेरे साथ वक्त बिता लेता है, और तुम तो जानती हो कि मेरा पति जो है वो मजदूरी का काम करता है, तो वो इतने पैसे तो कमा नहीं पाता है। लेकिन तभी जो रेखा होती है वो शांति से ये कहती है कि ठीक है शांति, तुम घर पर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तो फिर मैं वो काम खत्म करके घर लौटूंगी। और इस तरीके से शांति जो है वो तो अपने घर पर चली जाती है, लेकिन रेखा जो है वो उसी समय वापस उसी सुनार के दुकान पर जाती है। और जैसे ही वो सुनार रेखा को अपनी दुकान पर देखता है तो फिर वो भी सब कुछ समझ जाता है। अब इसके बाद रेखा जो है वो इस सुनार से जाकर के कहती है कि मुझे एक सोने की चैन खरीदनी है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं अगले महीने आपको सारे पैसे दे सकती हूँ। तभी ये जो सुनार राजपाल होता है वो कहता है कि देखो, अगर तुम्हें सोने की चैन खरीदनी है तो पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। लेकिन रेखा जो है वो तभी उस सुनार से कहती है कि पैसों से भी अच्छी चीज मैं तुम्हें दे सकती हूँ, अगर तुम मुझे वो सोने की चैन देते हो तब। अब जैसे ही वो ऐसी बात कहती है तो ये जो सुनार है वो इस महिला की सारी बातों को समझ जाता है। अब इस बात से वो राजपाल सुनार बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें सोने की चैन दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो सोने की चैन देने के लिए मैं आज रात के 10:30 के 11 बजे के आसपास तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। अब जैसे ही ऐसी शर्त उस महिला रेखा के सामने रखी जाती है तो फिर वो मुस्कुराते हुए सुनार से कहते हैं कि ठीक है, फिर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं रात के समय में आपके घर पर खुद ही हाजिर हो जाऊंगी। और इसके बाद ये महिला इस दुकान से बाहर निकल करके अपने घर पर आ जाती है। अब जैसे ही रात का समय होता है तो रात के समय जो ये रेखा होती है वो अपने देवर के लिए खाना तैयार करती है। कंवर जो है वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो पूरी उसी समय ये जो महिला होती है दोस्तों, रेखा अपने घर से दबे पांव निकल जाती है। रेखा जो है वो उसी समय उस सुनार के घर की तरफ चल पड़ती है और उसके घर के दरवाजे पर जाकर के वो दस्तक देती है, और वो सुनार भी मुस्कुराते हुए अपने घर का दरवाजा खोलता है। राजपाल देखता है कि उसके ठीक सामने एक खूबसूरत एक जवान महिला जो है वो रेखा देवी खड़ी होती है। और फिर इसके बाद दोस्तों ये जो राजपाल होता है वो इस महिला का हाथ पकड़ करके इसे घर के अंदर खींच लेता है और फिर दरवाजा बंद कर लिया जाता है। और फिर राजपाल जो है वो इस महिला को लेकर कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। अब दोस्तों राजपाल और रेखा जो है वो दोनों ही अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये दोनों मिलकर के तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक कि इन दोनों की इच्छाएं नहीं पूरी हो जाती हैं। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म होता है तो फिर उसी समय रेखा जो है वो सुनार से कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे मेरी चैन दे दो। और वो चैन, वो भी मुस्कुराते हुए वो चैन इसे ला करके दे देता है और कहता है कि अब जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें मेरे घर पर आना पड़ेगा। अब इसके बाद जो ये महिला रेखा होती है दोस्तों, वो इसे अपना मोबाइल नंबर दे देती है और सोने की चैन लेकर के वो इसके घर से बाहर निकल जाती है। रात के ही समय में ये महिला जो है वो सोने की चैन लेकर के अपने घर पर आ जाती है, और इस तरीके से ये महिला जो थी वो गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। अब जब भी इस राजपाल सुनार का मन करता था वो इस महिला रेखा के पास फोन कर दिया करता था, वो सीधे इसे अपने घर पर बुला लिया करता था और फिर इसके साथ अपना वक्त बिता लिया करता था। कभी कभार कुछ पैसे भी दे दिया करता था और कभी कुछ सोने का गहना भी दे दिया करता था। इसी तरीके से अब जो ये राजपाल था वो भी खुश रहने लगा था और ये महिला रेखा भी काफी खुश रहने लगी थी। इस तरीके से दोस्तों अब काफी लंबा समय बीत जाता है और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों कि मई का महीना होता है। सुबह के 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था और जो रेखा थी वो उस समय घर के कामकाज कर रही होती है। आज भी वो उसी समय घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है तो रेखा जाकर घर का दरवाजा खोलती है। रेखा ये देखती है कि उसके सामने उसकी पड़ोसन दोस्त शांति खड़ी थी, लेकिन आज शांति के मन में काफी ज्यादा उसके प्रति गुस्सा था। शांति जो है वो घर के अंदर जाती है और रेखा के पास जाकर के बैठ जाती है और फिर रेखा से ये कहती है कि देख रेखा, तुम्हारी जो ये सारी बातें हैं वो गलत है। अब तुम हर रोज रात के समय में सीधे ही सुनार के घर पर चली जाती हो और फिर उसके साथ अपना वक्त बिता लेती हो।
लेकिन अब जो ये सुनार है वो मुझे अपने घर पर नहीं बुलाता है, ना ही मेरे घर पर आता है। तुमने तो मेरा ही पता साफ कर दिया। और बस इसी बात पर रेखा को गुस्सा आ जाता है। रेखा भी कहती है कि मैंने तुम्हारा कोई भी पता साफ नहीं किया है। राजपाल जो है वो मुझसे प्यार करता है और तभी तो वो मुझे घर पर बोल देता है, मुझे सोने के गहने देता है, मेरे साथ वक्त बिताता है। अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही जो कि वो चाहता था। अब बस इसी बात पर शांति को काफी गुस्सा आ जाता है। शांति जो है वो अब इस महिला को धमकी देने लगती है और कहती है कि तुम्हें अब उसके घर पर नहीं जाना है। बदले में रेखा भी इसे धमकी दे देती है, कहती है कि मैं तो उसके घर हर रात जाऊंगी। अब इस तरीके से दोनों में ये कहा सुनी हो जाता है, दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है। लेकिन अब जो शांति होती है तब इसके घर से तो बाहर निकल जाती है। शांति जो है वो सीधे ही अब रेखा के देवर कमल के दुकान पर जाती है और वो कमल अपने उस समय दुकान में बैठा होता है। अब जो ये शांति होती है वो कमल की दुकान पर जाने के बाद उसे कहती है कि कमल, तू जानता है तेरी भाभी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। वो आजकल राजपाल सोनार के साथ अपने वक्त बिताया करती है। लेकिन तभी कमल कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी भाभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। तभी जो ये शांति होती है वो कहती है कि तुम एक बार नजर कर रख कर तो देखो। और फिर इसके बाद शांति जो इसको दुकान से बाहर निकालकर अपने घर पर आ जाती है। अब देखते ही देखते शाम का समय हो जाता है। शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास रेखा का जो ये पति करण होता है वो भी आज 1 महीने के बाद गांव में लौट कर आया था। करण अपनी पत्नी से मिलता है और फिर रेखा से कहता है कि रेखा, आज मैं तुम्हें घुमाने के लिए शहर में लेकर के चलता हूँ। लेकिन जो ये रेखा होती है तभी अपनी पति से कहती है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम घर पर ही अच्छा सा खाना बनाते हैं और यहीं पर बैठ करके खाएंगे। अब इस चीज के लिए करण भी मान जाता है। और फिर इसके बाद जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो करण की पत्नी रेखा अपने पति के लिए खाना तैयार करती है और अपने देवर के लिए भी खाना तैयार करती है। पूरा परिवार मिलजुल करके बैठ करके खाना खाता है। आज जो ये कमल था वो अपनी इस भाभी रेखा को ये इस बात की भनक तक नहीं लगने देता है कि कमल आज उस पर नजर रखने वाला था। इस तरीके से रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। कमल अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है और करण जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के अपने कमरे में चला जाता है। अब जैसे ही रात के 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है दोस्तों, जो अब रेखा है वो ये देखती है कि उसका पति जो है वो गहरी नींद में सो चुका होता है। और उसी समय रेखा जो है वो अपने पति के कमरे से बाहर निकलती है और सीधे ही उस सुनार के घर की तरफ चल पड़ती है। और जब इसका देवर कमल जो था जब अपनी भाभी को कमरे में देखने के लिए जाता है तो फिर वहां पर इसे अपनी भाभी नहीं दिखाई देती है। कमल तुरंत समझ जाता है कि वाकई में उसकी भाभी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। और इसके बाद कमल अपने भाई करण को जगाता है और फिर उसे कहता है कि आपने देखा कि भाभी जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। आपको पता है कि वो आज रात सुनार के घर पर गई है और आजकल वो हर रात उसी के साथ अपना वक्त बिताती है। अब जैसे ये बात वो करण से कहता है तो करण को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। करण उसी समय अपने भाई कमल को लेकर के सीधे ही सुनार के घर पर जाता है और उस राजपाल के घर का दरवाजा तोड़ दिया जाता है और फिर दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। और जब करण अपनी पत्नी रेखा को राजपाल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो करण को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। करण और कमल दोनों मिल करके काफी देर तक उस सुनार की पिटाई करते हैं। लेकिन अब करण जो था वो अपनी पत्नी को घसीट कर अपने घर पर लेकर के आता है और फिर अपनी पत्नी से वो ये कहता है कि अब तुम लोगों के साथ रात बिताने लगी हो। लेकिन तभी इसकी पत्नी जो रेखा होती है वो अपने पति से कहती है कि तुम्हारा भाई कौन सा दूध का धुला हुआ है, तेरा भाई भी मेरे साथ कई रातें बिता चुका है। अब जैसे ही ये बात करण सुनता है तभी ये जो करण होता है वो कहता है कि मेरे भाई का इतना दोष नहीं है जितना कि इसमें तुम्हारा दोष है, तुमने ही मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया होगा। अब दोस्तों करण जो है वो उसी समय अपनी पत्नी के हाथ पैर बांध देता है और फिर हाथ पैर बांधने के बाद अब जो ये करण होता है सीधा रसोई में जाता है और वहीं पर एक लाल मिर्च रखी हुई थी और वो लाल मिर्च लेकर के अपनी पत्नी के कमरे में आता है। और फिर इसके बाद करण जो है वो अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्सों में उन मिर्ची को डाल देता है। अब जैसे ही वो ऐसा करता है तो फिर इसकी पत्नी जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन करण ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके रखा हुआ था और करण जो है वो इस काम को काफी देर तक करता है। लेकिन जो इसकी पत्नी रेखा होती है दोस्तों वो कुछ समय बाद ही अपना दम तोड़ देती है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और फिर जो करण है वो कमरे का दरवाजा खोलता है और फिर सीधे ही 2 घंटे का समय बीतने के बाद खुद ही जाकर के पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देता है और फिर पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मेरी पत्नी जो है वो लोगों के साथ रात बिताती थी और बस इसी वजह से मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर दिया है। अब इसके बाद पुलिस जो है वो घटना स्थल पर पहुंचकर इसकी पत्नी का शव कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर पुलिस जो है वो करण के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर देती है। अब ये बात तो भविष्य में छिपी है कि जज साहब उसे क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान करण ने अपनी पत्नी के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और